हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम 12th क्लास का इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? हम 12th क्लास का इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। और इंग्लिश में हम प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों से पढ़ने वाले हैं। प्रोज और पोएट्री दोनों से पढ़ने वाले हैं। दोनों से आपका पूरा बुक का ही समाप्त कर देने वाले हैं। जो आपका ये रेनबो बुक है ना, आपका पूरा रेनबो को ही आज समाप्त कर देने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा A to Z ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम क्लियर कर लेने वाले हैं। और जितना हम VVI प्रश्न बताएंगे उसमें से पूरा आपका बुक का एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। जितना भी चैप्टर होगा सभी जिससे संबंधित जो भी प्रश्न आज रखते हैं सारा आज खत्म कर लेंगे। लगभग ये आपका 1 से 1.5 घंटे का क्लास होगा। तो आप पूरे अच्छे तरीके से सभी प्रश्न को समझते हुए चलिए और लास्ट तक बने रहिएगा। हम तो आपको यही कहेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। आपका पूरा इंग्लिश का तैयारी हो जाएगा। जो आपका इंग्लिश बुक है पूरा आपका इंग्लिश का ही खेला खत्म कर देने वाले हैं आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न से आपको बताते चलते हैं, पूरा आपको एक्सप्लेन करते हुए चलिए कि एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए है। तो आप लोग सभी साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। देखिए कि जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या है कि देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड। लीव्स ऑफ ग्रास जो है वह कब पब्लिश हुआ था? जो आपका लीव्स ऑफ ग्रास है वो कब पब्लिश हुआ? तो वो 1855 में पब्लिश हुआ था। 1855 में ये पब्लिश हुआ था। और एक जो लाइन है, अगर पूछेगा कि ये जो टेकन फॉर्म, अगर पूछेगा कि ये टेकन फॉर्म कहाँ से लिया गया है तो आपको बताना है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे कौन है? तो इसको लिखे हैं कौन लिखे? और हमें आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को आखिर लिखे कौन है। तो ये आपका लिप्स ऑफ ग्राफ है। और इससे संबंधित जो होता है एक और बुक आता है जो आपको पूछा आता है। तो ये जो आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, लाइन पूछेगा ये कहाँ से लिया गया है। तो इसमें जो पोएट होते हैं तो इसमें कहते हैं कि आई एम 37 ईयर ओल्ड, यानी कि मैं अभी 37 साल का हूँ और स्वस्थ हूँ और मैं आपको मरते दम तक स्वस्थ ही रहना चाहता हूँ। और ये कहते कौन है? तो ये वॉल्ट व्हिटमैन जी कहते हैं। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन जाएंगे? वॉल्ट व्हिटमैन जी। आपका ये वॉल्ट व्हिटमैन जी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक है। तो अभी ये भी आपको याद कर रखना है। और ये जो पहला लाइन था आई एम 37 ईयर ओल्ड, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो एक बार इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। और ये क्या है कि इसमें जो कवि होते हैं ये जो ग्रास होते हैं उसमें समग्र जो थोड़ा कटीले ग्रास होते हैं उसमें क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, उसमें देखते हैं और क्या करते हैं और सच और बुरा करने पर भी ये विश्वास रखते हैं। कौन? ये वॉल्ट व्हिटमैन जी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि लिखे हुए हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को। तो ये प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आगे आइए, अब देखते हैं अगला प्रश्न कि आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ इज द लाइन टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। जो आपका लाइन होता है ये कहाँ से लिया गया? तो ये लाइन जो होता है आपको ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया होता है। कहाँ से लिया गया था? ये आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया था जिसको वॉल्ट व्हिटमैन जी लिखे होते हैं। इसमें जो बताते हैं क्या ये मैं क्या हूँ, ये मैं 37 साल का हूँ। ये जो कवि बात करता है कि मैं अभी 37 साल का हूँ और मैं अभी स्वस्थ हूँ और मरते दम तक स्वस्थ ही रहना चाहता हूँ। एक और 1855 में कौन सा बुक पब्लिश हुआ था? तो वह लीव्स ऑफ ग्रास, वह लीव्स ऑफ ग्रास जो होता है वो पब्लिश हुआ था। तो ये भी आप समझ गए। और फायर हिम जो कौन लिखे हुए? फायर हिम को लिखे हुए है KKN दारूवाला। फायर हिम को KKN जो दारूवाला है वो आपको लिखे हुए है, KKN दारूवाला। और स्नेक चैप्टर को DH लॉरेंस जी लिखे हुए हैं। DH लॉरेंस लिखे हुए किसको? तो लिखे हुए स्नेक चैप्टर को। वॉट टू ऑटम को लिखे हुए जॉन किट्स। और टू ऑटम को जॉन किट्स जी जो है इसको लिखे हुए हैं। तो ये सभी प्रश्न को हम बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको एक प्रश्न से अनेकों प्रश्न जो है वो आपको याद होते हुए चले। आगे आइए, अगला प्रश्न है कि WH ऑडेन वॉन द डैश प्राइज इन 1948। यानी कि WH ऑडेन जी को कौन सा प्राइज मिला था 1948 में। और ये WH ऑडेन कौन से पार्ट को लिखे थे? ये लिखे थे नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट को। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट को ये कौन लिखे हुए थे? और ये कौन से चैप्टर को? तो WH ऑडेन जी इसको लिखे होते हैं। और कौन सा इनको प्राइज मिला था? अगर हम प्राइज की बात करें तो इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। कौन सा प्राइज? पुलिट्जर प्राइज का। मैन बुकर ये नहीं मिला था, नोबेल प्राइज भी नहीं मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको नहीं मिला था। WH ऑडेन जी को पुलिट्जर प्राइज ही इनको मिला था। और इसमें बात क्या करते हैं? तो इसमें बात करते हैं जो पहले के लोग होते हैं। इसमें चैप्टर है आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि अब पत्ते गिर रहे हैं तेजी से। इसमें यह बात किया जाता है जो बूढ़े जो पहले के लोग हैं वो मरते जा रहे हैं और जो नए पीढ़ी के जो लोग हैं वो रोलिंग एक वो गाड़ी होता है रोलिंग ऑन। जो आपका ये जो लाइन में पूछा जाता है जो रोलिंग ऑन है वो चलते जा रहे हैं और जो पहले के लोग थे वो मर रहे हैं और जो नई पीढ़ी के लोग वे आते रहते हैं। इसके बारे में ये बताया जाता है। WH ऑडेन जी ऐसा ही जो पोएम है इसमें लिखे हुए हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे, आपका पुलिट्जर प्राइज हो जाएगा। आगे आइए, अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि
द लाइन एंड द पाम्स गो रोलिंग ऑन। आपका पाम्स गो यानी जो जो पाम्स होता है ये प्रकार की गाड़ी होता है जो कि बच्चों वाला है। ये क्या होता है जिसमें बच्चों को डाल दिया जाता है और जो बच्चा है वो जो पहले देखते हो जो भी टेक्नोक्रेट सोसाइटी में होता है जो माँ होती है वो अपने बच्चों को रख देती है। जो आपका पाम्स होता है वो अपने काम कर रही है क्योंकि अधिकांश जो होते हुए बेटा बेटी अलग अलग हो जाती है तो क्या होती है जो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं वो अपने जब हस्बैंड जो काम पर चले जाता है जो बच्चा जो माँ होती है वो अकेला होती है बच्चों क्या करती है पाम्स में डाल देती है बच्चा खेल रहा है और माँ भी अपना काम कर रही है तो ऐसा ही होता है। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है तो ये जो लाइन है ये आपका नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट लिया गया है। कहाँ से लिया गया है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जिसको WH ऑडेन इसको लिखे हुए हैं। तो ये भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। समझ गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हु इज़ डम इन द पोएम, यानी कि इस कविता में किस कविता में तो ये नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट की बात हो रही है। नाउ द लिव्स में आपके एग्जाम में लिखा रहेगा कि ये किस में बात हो रही है। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में बात हो रही है कि जो कौन है जो चुप है, कौन है जो डम है। डम का मतलब क्या होता है चुपचाप रहना। डम का मतलब होता है चुपचाप, यानी कौन है जो चुपचाप है तो इसका कौन हो जाएगा तो वो हो जाएगा नाइटिंगेल। यानी नाइटिंगेल इज डम एंड एंजल विथ नोट कम, यानी कि जो बुलबुल है नाइटिंगेल है वो चुप है और जो परिया है वो भी अब नहीं आएगी, ऐसा इसमें बताया जाता है। वो कुकू नहीं होगा, पैरोट नहीं होगा, ट्रोल्स नहीं होगा। और जो इसमें एक ट्रोल्स के बारे में बात हो गया है, ट्रोल्स के बारे में इसमें बात होता है। ये क्या होता है कि जो बच्चों को डराने वाला से अनुभव किया जाता है, ऐसे होता नहीं है, इसमें सिर्फ इमेजिन किया जाता है, यानी कि से ये होता है। हम बच्चों को ऐसे बता कि अरे ये काम कर लो नहीं तो ट्रोल्स आ जाएगा, यानी इस प्रकार से बच्चों को बताया जाता है। और इसमें नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में बताया गया है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आते हैं अगला प्रश्न पर। अब देखिएगा अगला प्रश्न है हु इज़ डम इन द पोएम, यही भी बता दिए तो ये नाइटिंगेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये देखिए कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स डैश फॉर इंडिया, यानी कि यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब है, यूरोपियन सिविलाइजेशन को मतलब है हमारे लिए क्या, हमारे भारत के लिए क्या। ये आपका वांट हो जाएगा, बिलीविंग हो जाएगा, रियल हो जाएगा या फिर रियून हो जाएगा। तो जो यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोपीय सभ्यता का मतलब हम भारत के लिए क्या हो सकता है, ये हमारे अगर हम यूरोपियन सिविलाइजेशन को यूरोपियन सभ्यता को अपनाएंगे तो ये भारत के लिए बर्बादी। रियून का मतलब क्या होता है, रियून का मतलब होता है बर्बादी, ये हमारे लिए बर्बादी बन सकती है अगर हम इस यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपनाएंगे तो। लेकिन भारत का जो सभ्यता है जो इंडियन सिविलाइजेशन ये अपनाया जाएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है कि उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है। जिससे हमारे सभ्यता अपने में बेस्ट है वो उनके जो अपना यूरोपियन का वो अपने में बेस्ट है। तो ये भी आपको कहाँ से लाइन लिया गया, लाइन पूछे कि लाइन जो है कहाँ से लिया गया तो लिया गया है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। और ये क्या है इंडियन सिविलाइजेशन, अगर बात करें तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है वह क्या है तो वह एक प्रकार का ये ऐसे है, क्या है एक प्रकार आपका ऐसे है। और ये आपका सबसे जो फर्स्ट पोएम है यही है जिसको कौन लिखे होता है, जिसको महात्मा गांधी जी लिखे होते हैं, महात्मा गांधी जी इसको लिखे होते हैं। इसमें एक और रचना होती है जो बहुत बार पूछा गया हुआ है, रचना का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये बहुत बार पूछा गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये आपको याद करके रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका रियून हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इज लार्ज नंबर ड्यूरिंग, यानी जो बर्ड्स मरे थे, यानी जो चिड़िया है वो मरे थे, वो किस मौसम में मरे थे, भूख के कारण मरे थे, लेकिन वो किस मौसम में मरे थे यही आपसे पूछा जा रहा था। समर में मरे थे, रेनी सीजन में मरे थे, विंटर में मरे थे या फिर नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो बर्ड्स थे वे किस मौसम में मरे हुए थे, तो वे किस मौसम में मरे थे जल्दी बताइएगा। तो वो मरे हुए थे वह गर्मी वह विंटर के सीजन में, जाड़ा से वह मरे हुए थे। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो जाड़ा का जो मौसम था उसमें जो बर्ड्स थे वे बहुत ज़्यादा मरे हुए थे। और ये जो अगर बात करें जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है तो ये आपका लिया गया है जो आपका 5वां चैप्टर है जिसका नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये वहाँ से ही लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं देखिए कि क्या कह रहा है इसमें। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन एंड डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था 1897 में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु आपका 1869 में हुआ था। यानी कि इसका जन्म और मृत्यु आप जान गए, यहाँ पे अब इसका हो जाएगा जन्म और आपका हो गया मृत्यु। तो आपने समझ गए। इसका आप 2 प्रश्न आप क्लियर होगा। अगर जन्म भी अगर पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं, मृत्यु भी पूछा जाएगा तो बता सकते हैं। और ये बात करें अगर ये इतने में अगर 1897 में जन्म लिए और 1869 में मरे तो ये प्रेसिडेंट कब बने थे, यानी कि राष्ट्रपति कब बने, तो वह 1866 में राष्ट्रपति बने थे। पूरा आपको एक्सप्लेन करते हैं, पूरा आपको आज बुक ही खत्म कर देना है। 1866 में क्या हुआ था, ये राष्ट्रपति बने थे।
और उस समय क्या होता है, ये ओथ लेते हैं, ये शपथ ले रहे होते हैं कि मैं जो अपने संविधान की अच्छे तरीके से रक्षा करूँगा। ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट बनते हैं, अगर ये सवाल आएगा तो ये थर्ड प्रेसिडेंट बनते हैं। क्या होते हैं, वे थर्ड प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जो सेकंड प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, सेकंड प्रेसिडेंट थे आपका कौन, तो वे थे आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यानी ये सभी सवाल है जो बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको याद कर रखना चाहिए। और एक और जो आपका भारत इज माई होम, अगर पूछा जाएगा कि जो भारत इज माई होम है वह क्या है, तो भारत इज माई होम एक का ये स्पीच है। भारत इज माई होम क्या है, तो ये स्पीच है जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन देते हैं। और से वो बिहार को भी सेवा दे चुके हैं। वो क्या करें, बिहार को भी सेवा दे चुके हैं। किस रूप में बिहार की सेवा दे चुके हैं, तो वह गवर्नर के रूप में, गवर्नर के रूप में, यानी कि वह राज्यपाल भी बन चुके हैं। यानी कि इतना सवाल है जो आपको बता दिए, पूरा भारत इज माई होम का ही आप एक्सप्लेन कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए अगला प्रश्न पर। अब है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क सोशल एंड डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन काम करने के दो पहलुओं को देखते हैं। कौन से पहलू का, ये आपका देखते हैं, एक देखते हैं आपका सोशल, एक देखते हैं यानी सामाजिक तौर पर हमें काम करना चाहिए, और एक इंडिविजुअल यानी एक सामाजिक, यानी एक समाज के लिए और एक व्यक्तिगत के लिए काम है। जो क्या कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज टू एस्पेक्ट वर्क सोशल एंड इंडिविजुअल, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन काम करने के दो पहलू को देखते हैं, एक सोशल देखते हैं और एक इंडिविजुअल को देखते हैं। और ये बोलते हैं कि एक और लाइन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, यानी कि भारत मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं वे मेरे परिवार के जैसे हैं। यानी कि ये भी सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। और इसमें जो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं पहले तो ये पूरा जो अपना जो सेकेंड प्रेसिडेंट थे राधाकृष्णन, उनको बहुत प्रशंसा करते हैं कि जो पहले थे तो वो भारत को ज्ञान और बुद्धि का भंडार दिए। और अब उसके बाद क्या होता है कि वो लोगों के प्रति, आज के लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करते हैं। जिससे आपको कोई मान के चलिए आपको जो है उसको प्रधानमंत्री लोग आपको बना देगा, तो वो कृतज्ञ नहीं महसूस करेंगे, अरे हमको ही चुना है, बहुत सारे बना, कृतज्ञ महसूस को आपको नीचा दबा हुआ महसूस कर रहे होते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे स्पीच से इनका पता चलता है। तो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न इन एंड डायन, ये भी वही सवाल है, तो आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सी वाला ऑप्शन नहीं आपका, ये आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आइए, ये भी हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश दैन संस्कृत एंड पर्शियन, ये क्या हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज है पर संस्कृत एंड पर्शियन से क्या है, वो जवान है, यंगर है। ये आपका ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट है। ये और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में है जो बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखेंगे, याद कर रखेंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में एक क्लास लाएंगे 1 से 1.5 घंटे का, पूरा आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश को समाप्त कर देंगे। आगे आइए अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या है कि अगला जो प्रश्न है इसमें क्या बोला जा रहा है कि द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, हु सेज दिस, यानी कि जो लोग हैं यहाँ पे मुझे चुने हैं मुखिया, इस परिवार के मुखिया के रूप में एक निश्चित समय के लिए, यानी सर्टेन टाइम के लिए, एक निश्चित रूप के हेड यानी होता है मुखिया, हेड यानी मुखिया होता है। यानी ये कौन बोलते हैं, ये बोलते कौन है, तो ये कौन बोलते हैं बताइए, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं। कौन बोलते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब ये स्पीच दे रहे होते हैं, क्या कराते हैं वो, जब ये स्पीच दे रहे होते हैं तो वे बोलते हैं कि द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हैव टू दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, यानी कि यहाँ के लोगों ने मुझे कुछ अपने मालिक चुना है, यानी मुखिया बनाया कुछ समय के लिए, तो मैं इस जो जिम्मेदारी है इसको अच्छे तरीके से निभाऊंगा। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण के दौरान बोलते हैं। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइन है आपको याद कर रखना चाहिए। और ये पूछेगा अगर टेकन फ्रॉम, और पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो बताना है कि भारत इज माई होम जो चैप्टर है वहाँ से ही लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो सवाल है वो आपका द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी द इंडियन जो कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वह किस चीज़ के लिए एग्जाम्पल है, यानी किस लिए जाना जाता है, तो या यूनिटी के लिए, आपका डाइवर्सिटी के लिए, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए, या फिर डिप्रेविटी के लिए। तो जो आपका ये द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल किस चीज़ के लिए, तो वह यूनिटी एंड आपका क्या है, आपका यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी कि वह अनेकता में एकता के लिए वह जाना जाता है। तो बढ़िए अगला प्रश्न पर आते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ डैश स्टोरी। अ पिंच ऑफ स्नफ जो है वह कैसे स्टोरी है, तो अ पिंच ऑफ स्नफ होता है वो आपका कॉमिक स्टोरी होता है, वो आपका कॉमिक स्टोरी, यानी इसमें क्या है कॉमिक एड एडवेंचर से भरा हुआ आता है। इसके बारे में और कुछ जानकारियाँ जो है आपको दे देते हैं। और पिंच ऑफ स्नफ को लिखे कौन है, तो इसमें लिखे हुए मनोहर माल गोयनकर, मनोहर माल गोयनकर, इसमें कुछ आप जानकारी दे देते हैं। मनोहर माल गोयनकर जो है इसको लिखे होते हैं। और ये क्या होते हैं, मनोहर माल गोयनकर जो होते हैं
वो इसमें जो इसके लेखक कौन होते हैं, तो इस लेखक जान गए कि मनोहर लाल गोंडकर जी होते हैं। और एक कौन से पद पर होते हैं, तो वे अंडर सेक्रेटरी होते हैं। ये क्या होता है आपका, अंडर सेक्रेटरी के पद पर ये होते हैं। और जो एक और होते हैं जो इसमें मेन पात्र की बात करें और पेंच ऑप्शन में मेन पात्र कौन है, तो नानू काका। नानू काका जो होते हैं इसका मेन पात्र में होते हैं नानू काका। तो ये भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि नानू काका इसके मेन पात्र, ये कहाँ किस लिए आ रहे होते हैं और एक कहाँ आ रहे होते हैं, दिल्ली आ रहे होते हैं। क्या दिल्ली आ रहे होते हैं, किस लिए आ रहे होते हैं, अगर पूछा जाए कि अगर दिल्ली किस लिए आ रहे होते हैं, मंत्रियों से, मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे होते हैं। ये तो सवाल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा था, ऐसा नहीं है सिर्फ बता रहे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, मिनिस्टर से वे मिलने आ रहे होते हैं। और इसमें जो बात क्या होता है कि वो पार्टी बॉस कौन होता है, आपका जो पार्टी बॉस है ये आपका कौन होता है, पार्टी बॉस है आपका कौन, ये सोहन लाल होता है। सोहन लाल पार्टी बॉस कौन है आपका, ये सोहन लाल जो है आपका ये पार्टी बॉस है। और सोहन लाल के बेटा का नाम क्या नाम है, सोहन लाल के बेटा का नाम है रतिराम। सोहन लाल के बेटा का नाम रतिराम है, जो कि जो अंडर सेक्रेटरी है उनके साथ सेम मिनिस्ट्री में, यानी कि जहाँ वो काम करते हैं वो ऑफिस में, वहाँ पे भी ये भी काम करता है। और इसमें एक मंत्री के बारे में बात होता है जिसका नाम होता है वेलफेयर मिनिस्टर। इसके कारण जो नानू काका होते हैं उससे मिलकर प्लेन में आते हैं वेलफेयर मिनिस्टर। तो आपको ये सब क्वेश्चन जो है आप देखिए, एक सवाल से हमने 10-15 सवाल बता दिए होंगे, तो कितना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो शेयर तो बनता है, एक बार शेयर जरूर करिए आप लोग, ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए। तो इसमें क्या भरा जाएगा कि पिंच ऑफ स्नफ जो है ये कैसा, तो एक कॉमिक एड एडवेंचर है, यानी कि वह मजाकिया और जोखिम से भरा हुआ है। इसमें देखेंगे जो नानू काका है वो नया तकनीक कि जो झूठ बोला उसकी कला है, झूठ बोलना समझिए कि नानू काका जो पेशा है वो लेखक को तो बुरा फंसा देते हैं पूरे। इसमें जो आप इस पार्ट को पढ़ेंगे तो इतना मजा आएगा, आपको लगेगा फिल्म चल रहा है, ऐसा आपको लगेगा। ऐसा हम पढ़े हुए हैं तो हमको भी ऐसा ही लगा था, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। समझिए कोशिश से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा जब इस पार्ट को आप पढ़ेंगे तो। यह ऐसा भी एक स्टोरी है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मजाक वजाक किया गया है और इसमें जोखिम उठाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए अगला प्रश्न पर, ये आपका इन्फॉर्मेड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, यानी जो अंडर सेक्रेटरी जो होते हैं, अंडर सेक्रेटरी जिसको मनोहर लाल गोंडकर जी है वही आपका अंडर सेक्रेटरी के पद पर है। तो उनको कौन उसको बताता है कि नानू काका आ रहे हैं। और नानू काका कौन है, तो नानू काका जो है वो मामा है। कौन है, मैटरनल अंकल है, यानी कि मामा है किसके, लेखक के, यानी राइटर के जो है वह मामा है। और इसे जो राइटर के जो मामा होते हैं तो उसका माँ जो बताती है, नहीं मनोहर लाल गोंडकर जी की माता जी कहती है कि अरे तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं। तो अरे क्यों आ रहे हैं, लेखक बोलते क्यों आ रहे हैं, तो बताते कि अरे उसको कोई मंत्रियों से मिलना है। तो आते जैसे देखते हम दोनों हाथ फैलाए ट्रेन में खड़े हुए हैं और लेकर चले जाते हैं प्लेटफॉर्म पर, वेट कर रहे होते हैं ट्रेन के आने का, क्योंकि मामा जी आएंगे तो थोड़ा गाड़ी से लेकर गए हुए थे। और जैसे ही स्टार्ट करते हैं, जब राइटर जो होते हैं जैसे उनको घर ले जाने के लिए जो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो पूछते हैं अरे मिनिस्टर से मिलने कब ले जा रहे हो, आते मत अपने काम पर लगे होते। ये कौन होते हैं, तो ये आपका होते हैं कौन, ये नानू काका के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पूरा बता दिए। तो कौन बताते हैं, यानी कि इसमें बताते हैं आपका ये मदर, यानी कि लेखक के माँ बताती है कि कौन नानू काका एंट्री ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन से मौसम में आए होते हैं, तो वो गर्मी के मौसम में आए होते हैं, ये भी आपको याद करके रखना है। तो इसमें चलिए ये जो सवाल है इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये जो सवाल है कि हु वाज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन कैम इन, यानी यही आपका सवाल हम बता दिया है कि कौन जो है प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहते हो तो ट्रेन के आने का। तो मदर जी नहीं, ये नहीं होते हैं। आपका मिनिस्टर ये भी नहीं होगा, टीसी ये भी नहीं होगा, वो नरेटर यानी मनोहर लाल गोंडकर जी जो होते हैं वह वेट कर रहे होते हैं ट्रेन के आने का। आगे बढ़ते हैं, ये भी नानू काका वाला में कही है। अरे हु वाज रतिराम कौन है, ये रतिराम जो है वो कौन है, तो ये सोहन लाल के बेटा है। ये आपका सोहन लाल का जो है ये बेटा है। तो क्या हो जाएगा, सोहन लाल सन हो जाएगा, सोहन लाल सन हो जाएगा। इसमें वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में बात किया जाता है, वेलफेयर मिनिस्टर यानी कि इसको हम हिंदी में कल्याण मंत्री भी कहते हैं। और इनके जो कहता है इनके साथ एस्ट्रोलॉजर बन के जाते हैं नानू काका, यानी जो इनके ज्योतिषी बन के जाते हैं, क्यों, इनसे खबर लेने के लिए। जो पता कहाँ डाल देते हैं, तो पता डाल देते हैं आपका लेखक के घर का, और वहाँ पे चले आते हैं। चलिए इसमें बहुत ज़्यादा सवाल है, जो लगभग बनाना चाहे तो इसमें से 60 प्रश्न बना सकते हैं नानू काका वाला में से। जो आपका सवाल है 60 बना सकते हैं, जो आप पिंच ऑफ स्नफ जो है बहुत मज़ा है, हम तो सबसे बेस्ट यही आपका स्टोरी लगा है। अगला प्रश्न है कि इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न टू, यानी जब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होता था नानू काका कहाँ टर्न हो जाते थे। जब भी इमरजेंसी, जैसे मान के चलिए आपका कोई मातृभाषा हिंदी है और उसमें अगर किसी थोड़ा समझ कर इंग्लिश में किसी बात करें, और जैसे कोई इमरजेंसी आएगा, कोई आपको गाली वाली देगा, आपको अगर गाली देना होगा क्या आप हिंदी में टर्न हो जाइएगा, अरे हिंदी में 2-3 को पूर्वांचल गाली दीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा। यानी कि वो अपने जब इमरजेंसी आएगा तो अपने भाषा में टर्न हो जाते हैं। वैसे ही जो नानू काका कहते हैं तो इनका
इनका क्या था कि ये गुजराती में बात करते थे, हमेशा गुजराती थे, लेकिन वो मिला जुला के हिंदी में नहीं बोलते थे। तो जैसे इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, वे हमेशा गुजराती में टर्न हो जाते थे और दिन लगते थे लंबे चौड़ी गालियाँ गुजराती में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो वे गुजराती हो जाएगा। यानी कि जब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू का ऑलवेज टर्न, यानी कि लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में नानू का कहाँ टर्न हो जाते थे, तो वे गुजराती में हो जाते हैं, यानी मदर टंग में, यानी कि जो अपने जो भी मातृभाषा होता था उसमें टर्न हो जाते थे। यानी बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, गुजराती नहीं होगा, मदर टंग में। यानी कि जो उसकी मातृभाषा जो होती है, जो बहुत ज़्यादा बोले होते हैं, उसमें कोई भी इंसान हो जाता है वो टर्न हो जाता है। आगे आइए, ये प्रश्न कि लीडर्स आर रिगार्ड एज अ डैश स्टेप हायर देन गॉड। इसमें क्या पूछा है कि इसमें जो नेता लोग होते हैं वो भगवान से कितने स्टेप हायर, कितने स्टेप ऊपर समझते हैं। तो जो भगवान लोग होते हैं, वे जो लीडर्स लोग होते हैं वो 2 स्टेप ऊपर समझते हैं, भगवान से 2 स्टेप ऊपर समझते हैं। यानी भगवान से भी ऊपर, मान के चलिए कितना बाहुबली लोग हैं यार, भगवान से भी 2 कदम ऊपर समझते हैं। मान के चलिए भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये जो नेता लोग हो गए अपने आप को ये यहाँ समझते हैं, इतना बड़ा भगवान यहाँ, ये आपका भगवान है, मान के चलिए आपका ये भगवान है, और यहाँ पे जो लीडर है, यहाँ पे है आपका लीडर है, नेता लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए कि आफ्टर विजिटिंग सोहन लाल नानू का आवाज़ अगेंस्ट रेडी टू विजिट, यानी आफ्टर, यानी कि वहाँ से आने, सोहन लाल के यहाँ से आने के बाद नानू काका रेडी होते हैं, तैयार होते हैं कहाँ जाने के लिए। होम मिनिस्टर के पास, होम मिनिस्टर के पास, आपका एम्बेसडर के पास, या आपका ये प्रिंसेस स्टार के पास, या फिर या वेलफेयर मिनिस्टर के पास। तो वे वेलफेयर मिनिस्टर के पास जाने के लिए क्या होते हैं, वह रेडी होते हैं, जिसको हम कल्याण मंत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, हम कल्याण मंत्री इसको हम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये भी प्रश्न आप समझ चुके होंगे, ये सब नानू काका वाला सवाल से है। यानी कि समझ लीजिए जो अपिंच ऑप्शन आप है वहाँ से 2-3 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, 2-3 प्रश्न हर साल यहाँ से पूछे जाएंगे, तो जाएंगे, ये आपका फिक्स है। इतना तो फिक्स है कि कहीं से भी पूछ देगा। ये आफ्टर विजिटिंग, और क्या होता है जो बुक्स होते हैं, जो मनोहर माल गोलकर जो भी बुक्स है वो बहुत बार पूछे गए, जिससे आपको उसका ट्रिक भी बताए हुए, तो आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा हमारे चैनल पर जाकर। पूरा इंग्लिश का हम 10 ट्रिक बताए हुए, जब सभी किताबों के जो नाम है, जैसे इसका जो क्या था कि जो, चलिए इसको हम बता ही देते हैं, आप आज की पूरा क्लियर ही कर देते हैं। जो आपका इसका किताब है मनोहर माल गोलकर जी का, पूरा समाप्ति आपको कर देते हैं कि इसका क्या है, ट्रिक क्या था कि बॉम्बे के राजकुमार, बॉम्बे के राजकुमार, आपको लिख दे रहे हैं, बॉम्बे के राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहे हैं, गंगा में ढोल बजा रहे हैं। जो भी गंगा के राजकुमार है वो क्या है कि बॉम्बे के राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहे हैं। इसमें बनता कैसे, किताबों का नाम कैसे आएगा, तो हम बताएंगे। राजकुमार से आपका आ गया द प्रिंसेस, बॉम्बे से जो बुक आता है बॉम्बे बिवेयर, और आपका जो यही आपका 2-3 बुक है। और ढाल से आपका क्या होता है डिस्टेंट ड्रम, ये जो आपका जो बुक है इसमें जो आ जाता है बॉम्बे से आपका बॉम्बे बिवेयर, बॉम्बे, ऐसे आपको हम बॉम्बे बिवेयर कुछ बता दे रहे हैं। और राजकुमार से द प्रिंसेस, यह बुक आप देख सकते, बुक में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ढोल से आपका डिस्टेंट ड्रम, ये सब बुक है जो बहुत साल एक बुक से हम पूछता ही आपका ध्यान रखना है। तो बता दिए ट्रिक के साथ, आप याद कर सकते हैं। तो ये भी हम बता ही दिए थे। आइए आगे आते हैं कि हु फाउट फॉर द राइट्स ऑफ गेटोज एंड निग्रोज, यानी कि कौन लड़े थे निग्रोज के अधिकार के लिए, यानी गेटोज एंड निग्रोज के अधिकार के लिए। तो ये कौन लड़े थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी के बारे में बात हो रही है। मार्टिन लूथर किंग जो किंग जूनियर जी थे वही लड़े हुए थे, और क्या थे, ये अमेरिका के थे। अगर बात करें कि ये कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। और ये एक प्रकार क्या था, ये भी आपका यही निग्रो भी थे, ये निग्रो भी थे। कौन थे, तो ये मार्टिन लूथर किंग तो खुद एक काले लोग थे। ये जो अमेरिका में क्या होता था, एक देखेंगे अमेरिका में 2 ही तरह के लोग होंगे, एक तो बहुत ज़्यादा गोरे होंगे या फिर बहुत ज़्यादा काले होंगे, यानी 2 ही तरह के जो लोग होते हैं वो अमेरिका में होते हैं। तो इसी में जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे ये भी काले लोगों में की श्रेणी में आते थे। तो वहाँ क्या होता है कि जो काले लोग को होते हैं वहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है। अगर होटल में रूम लेना है तो सिर्फ गोरे लोग ले सकते हैं, काले लोग को वहाँ कोई अधिकार नहीं है। कोई काले को भगा दिया था, होटल में खाना खाना तो वो भी गोरे लोग ही खाएंगे, यानी कि नौकर समझ आता है। जो गोरे लोग होते हैं वो काले को नौकर बना के वहाँ अमेरिका में रखते रहते थे। तो वही जो अधिकार के लिए जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वे लड़े हुए थे। तो ये भी आप समझ चुके होंगे। तो गेटोज जो निग्रोज के अधिकार के लिए कौन लड़े थे, तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वे लड़े हुए थे। कौन से चैप्टर में, तो ये कहाँ से ये अगर लिया गया है तो बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया आई हैव ए ड्रीम से, आई हैव अ ड्रीम से जो है ये आपका लिया गया है। ये क्या है, आई हैव ए ड्रीम क्या है, तो एक प्रकार की ये
स्पीच है। जिस प्रकार से भारत इज माय होम था वो स्पीच था, इसी प्रकार से ये भी जो है यह स्पीच है। और इसमें दिए कहाँ ये डिलीवर किया तो लिंकॉन मेमोरियल हॉल में ये डिलीवर करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उनके कितने बच्चे किनके बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, तो इनके 4 बच्चे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 4 बच्चे। बताता है कि हमारे जो बच्चे हैं इनको इनके रंग की वजह से नहीं, कि चमड़ी के जो चमड़ी है इनके कलर की वजह से नहीं, इनके कैरेक्टर की वजह से पहचाना जाए, इनके जो गुण है जो वैभव उसको उनकी वजह से पहचाना जाए। ऐसा नहीं कि जो काले हैं तो ये काले, ऐसे नहीं पहचाना जाए, कि वे ऐसा बताते हैं अपने जो भाषण दे रहे होते हैं उसके दौरान। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर वन द नोबेल प्राइज फॉर। मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज मिला था किस लिए, बताना है किस लिए मिला था, किस पर मिला था। तो वह लिटरेचर के लिए मिला था उनको नोबेल प्राइज़। और नोबेल प्राइज़ का भी हम ट्रिक बताए हुए थे, अभी तो याद नहीं है लेकिन बता ही देते अभी। नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला था, वह लिटरेचर के लिए मिला था। इतना आपको सिर्फ याद रखना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और था 1963 में क्या हुआ था, ये 1963 में भाषण दिए होते हैं, कुछ हम बता दे रहे हैं। 1963 में क्या हुआ था, ये भाषण दिए होते हैं, इसका आप याद रख सकते हैं। ये जो भाषण आप देख रहे हैं कौन भाषण, आई हैव ए ड्रीम वाला, 1963 में भाषण दिए होते हैं। और नोबेल प्राइज़ कब मिला होता है, तो 1964 में इनको मिला होता है। 1964 में ये नोबेल प्राइज़ इनको मिला होता है। लिख दे रहे हैं, आपको याद हो जाएगा नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ कितना 1964 में मिला हुआ था। और ये 4 साल बाद 1968 में क्या होता है, ये मर गए थे, ये मर गए थे। यानी कि पूरा देखिए पूरा आपको बायोडाटा आपको खोल देंगे आपका जो कौन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी का। यानी पूरे इसी प्रकार से एक्सप्लेन करते चलेंगे तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा। पूरा पर जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है सभी हम बताते चलें। और एक और सवाल है, जो नोबेल प्राइज़ होता है वो कुछ ही फील्ड में मिलता है, यानी कि ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री आपका ये कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं, लिटरेचर आपका पीस यानी शांति के विषय में, इकोनॉमिक्स इसी के बारे में जो होता है वो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ज़्यादातर ये नहीं भी दिया जाता है। अब आइए अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है कि अमेरिका हैज़ गिवन द निग्रो अ डैश विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड, यानी कि इनसफिशिएंट फंड। इसमें क्या हो जाएगा, जो अमेरिका है वो निग्रो को कैसे देखते हैं, यानी निग्रो उनके लिए क्या है, तो बैड चेक है, इम्पटी चेक है, न्यू चेक है, आपका बॉन्ड चेक है, तो वह उनके लिए बैड चेक है, यानी बुरा चेक है, कोई काम का ही नहीं है। और जो भी इंसाफ का जो बैक होता है वो जो निग्रो के लिए क्या हो चुका है, दिवालियापन हो चुका होता है, यानी कि कोई काम का नहीं, वो उनको कोई इंसाफ ही नहीं मिलने वाला होता है। एक थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, अगर वो भी नहीं लड़ते तो पूरा निग्रो समझ लीजिए बुरा हालत था। और वो भी इसीलिए लड़े क्योंकि वो भी काले ही थे, उनको भी अधिकार नहीं दिया था। लेकिन बात है कि वो कुछ ज़्यादा कुछ दिमाग था उनके पास, तभी तो वो भाषण दिए थे निग्रो का अधिकार के लिए, कुछ उनको न्याय दिलवाए। तो इसका ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न आते हैं, इसके लिए पूरा बता ही दिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी के बारे में। अब आइए कि अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड डैश ऑफ अमेरिका। जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वे क्या ग्रेट ऑरेटर है, महान वक्ता थे, एंड और क्या थे, तो और वे सोशल एक्टिविस्ट थे। सोशल एक्टिविस्ट यानी सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और एक महान वक्ता भी थे, यानी कि भाषण उषण देने वाले थे, तभी तो वे भाषण दिए थे। और ये डॉक्टर की बात, तो डॉक्टर कौन थे, डॉक्टर आपका एक चैप्टर है आपका अ मैरिज प्रपोजल, लिख दे रहे हैं आपका अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल वाले जो थे आपका मैरिज प्रपोजल वाले एंटोन चेकअप, वे पेशे से क्या है, डॉक्टर है, एंटोन चेखव। और एक और चैप्टर हिंदी का भी एक चैप्टर लिखे हुए जिसका नाम क्या है, क्लर्क की मौत। क्लर्क की मौत, ऐसे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो लेकिन आपको बता दे रहे हैं क्लर्क की जो मौत है वह लिखे हुए एंटोन चेखव जो है वह प्रतिपूर्ति का सेकेंड चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका एक फिलोसफर कौन थे, फिलोसफर आपका बर्ट्रैंड रसेल थे, ये आपका बर्ट्रैंड रसेल थे, वे आपका फिलोसफर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। आगे देखिए मार्टिन लूथर ड्रीम्स दैट वन डे हिज चिल्ड्रेन वुड बी आपका इंडिफाइंड नॉट बिकॉज ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट फॉर देयर, यानी कि इसमें बात करते हैं कि मार्टिन लूथर ड्रीम्स यानी मार्टिन लूथर का सपना है, दैट वन डे एक दिन हिज चिल्ड्रेन वर्ल्ड बी इंसफिशिएंट नॉट बिकॉज, यानी कि उनके 4 बच्चे हैं उनको उनके कलर के हिसाब से नहीं, उनके स्किन के कलर की वजह से नहीं, उनके कैरेक्टर की वजह से, उनके गुण की वजह से पहचाना जाए। हमें पहले ही बताए हुए थे। तो क्या हो जाएगा इसमें से, वो क्या नहीं देखे वो कलर की वजह से, कलर कि अब कहा जाएगा, यानी कि मार्टिन लूथर किंग ड्रीम्स दैट उनके कैसा नहीं देखा, कंटेंट फॉर क्या हो जाएगा, कंटेंट फॉर आपका कैरेक्टर ही हो जाएगा, कैरेक्टर आपका ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका बी नहीं होगा, यानी कलर की वजह से नहीं बोलकर कैरेक्टर की वजह से पहचाना जाए। आगे आते हैं। देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज आपका क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ 4 अप्रैल डैश इन मेम्फिस, यानी कि वो कितने में, तो आपका हो जाएगा 1968 में, जो क्या होते हैं वो मरे होते हैं। आपका 4 अप्रैल 1968 में मृत्यु होती है, हम बता दिए हुए थे पिछले
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अ डैश ऑफ फिलोसफर एंड अ डैश, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल एक फिलोसफर थे, यानी कि भौतिज्ञ थे, और एक क्या थे, तो एक भौतिज्ञ और एक मैथमेटिशियन थे, और एक क्या थे, वे एक साइंटिस्ट भी थे। ये वे एक क्या थे, वे एक साइंटिस्ट भी थे। ये भी आपको याद कर रखना है, वे एक साइंटिस्ट भी थे। और एक कौन से चैप्टर को लिखे हुए थे, तो वो लिखे हुए थे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को। और क्या है, तो आपको ये साइंटिफिक ऐसे है, साइंटिफिक ऐसे वह क्या है, साइंटिफिक ऐसे। तो आपको एग्जाम में साइंटिफिक नहीं दिया रहेगा, लेकिन वे साइंटिफिक ऐसे है, क्योंकि वे ऐसे में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, यानी कि वे ऐसे में भी क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे जर्मन ग्रीक का जो चाइल्ड बोर्न है वो आपका सोशल ऐसे है, जिससे वो आपका हुआ सोशल ऐसे हो गया। यानी इसी प्रकार से कोई सोशल ऐसे, साइंटिफिक ऐसे, बहुत तरह के जो होते हैं, 2-3 तरह के ऐसे होते हैं। और ये बर्ट्रैंड जो रसेल थे, ये क्या थे, इसमें क्या चीज़ बात क्या होता है, इसमें बात क्या होता है, जो मानव था वो कैसे उनका विचार, तरफ मानव का विचार आगे बढ़ा। इसमें कि मानव का विकास में सबसे पहला जो योगदान था वो नंबर का भी था, और आपका नंबर का भी था। और एक फायर का भी आविष्कार बहुत माइलस्टोन साबित हुआ। ये भी अपना सवाल होता है जो एग्जाम में आते हैं, जो फायर का जो आविष्कार था वो मानव जाति को और आगे बढ़ाया। और भी बहुत सारे, जो एक और था एनिमल्स, यानी जो जानवरों को पालतू बनाया, वो भी बहुत ज़्यादा सहायक किया मानव को विकसित करने में। ये सब जो प्रश्न है जो पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जो सवाल होगा वो मैथमेटिक्स हो जाएगा। आगे ये अगला प्रश्न है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। देखिए बर्ट्रैंड रसेल को भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। किनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, तो मिला था एक तो है आपका मार्टिन लूथर को मिला था, और एक मिला था आपका ये बर्ट्रैंड रसेल को। एक है आपका ये बर्ट्रैंड रसेल, और एक होता है आपका, एक कौन है, तो एक है आपका पर्ल्स बक, एक है आपका पर्ल्स बक। जो कौन से चैप्टर को लिखे हुए, पर्ल्स बक है जो आपका लिखे हुए हैं, वही आपका पर्ल्स बक जिसको इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज को लिखे हुए हैं, वो पर्ल्स बक को मिला था। और एक और मिला था, किनको मिला था, वो टी.एस. एलियट को। एक मिला था आपका टी.एस. एलियट को। देखिए हमको पूरा याद है, पूरा बुक का आपको जो भी जिसका क्या क्या मिला था सभी आप याद किया हुआ है हमारा। और देखिए अब कहाँ, मतलब ये इनका तो सब कितने में मिला था, तो ये हम बता देते हैं आपको। देखिए ये 1948 में मिला था, 1948 में। इसका हम ट्रिक भी है जो हम अभी बताएंगे आपको। चलिए इसका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न है और लास्ट तक बन रहिएगा। यह है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी डैश मोर टुवार्ड्स वन अनदर, यानी कि सिविलाइजेशन सभ्यता हम लोग क्या सिखाती है, एक दूसरे के प्रति कैसी भावना रखते हैं, एक दूसरे के प्रति हम लोग को मित्रवत फ्रेंडली रहना सिखलाती है, यानी एक दूसरे के प्रति हमने दोस्ती की भावना रखना। ऐसा नहीं कि इनेमी या दुश्मनी करना, ऐसा करना वैसा करना, ऐसा नहीं, वो हमें फ्रेंडली सिखाती है। हमारी सभ्यता जो हमारे सिविलाइजेशन होते हैं, जो भारत का जो इंडियन सिविलाइजेशन है, वो हमें फ्रेंडली रहना सिखाती है एक दूसरे के प्रति। तो इसका डी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये लिया गया है आपका आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से। कहाँ से, आपका आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से क्या भी ये लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, द मोस्ट इनविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा नंबर्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे थे जो मानव जाति को आगे बढ़ाने में मदद किया, तो वो इसमें एक योगदान नंबर्स का भी था। चलिए आगे, पहले भी जो मानव था वो भी जानवर जैसा ही था, जैसे जानवर आप बंदर को देखते होंगे ना, वैसे ही बंदर ही जैसा पूरा सेम बंदर जैसा था। शायद बंदर से बेहतर दिखाई देते होंगे, लेकिन बंदर के जैसा माना जाता है। तो वो वैसा ही पर जानवर था, लेकिन धीरे धीरे उनको बढ़ता देखिए पहले वो कांचे मांस खाते थे। जब कोई एक बच्चा, ऐसा माना जाता है कि एक बच्चा जो होगा उनके मांस को लेकर आग में फेंक दिया होगा, तो वो आग से निकाल खाता है, तो और भी स्वादिष्ट लग रहा होता है। उसके बाद से वो क्या हो रहे हैं, वो पका के भोजन खाते रहते। पहले जो जैसे चावल, सीधे चावल खाया जाता था, तो मांस बिना पकाए जब हम क्या करते, खाना बना खाए थे, लेकिन वो पहले बनाया नहीं जाता था, पहले मानो जानवरों जैसा ही था। तो जो एक और सवाल है, जो रोड्स फ्रीडम, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोड्स फ्रीडम वाज रिटेन बाय, ये क्या है, इसको आप MVBI, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप याद करेंगे, MVBI है। रोड्स और फ्रीडम, रोड्स टू फ्रीडम को कौन लिखे हुए, तो रोड्स टू फ्रीडम को बर्ट्रैंड रसेल जी इसको लिखे हुए हैं, बर्ट्रैंड रसेल। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है, बर्ट्रैंड रसेल जी लिखे हुए हैं रोड्स टू फ्रीडम को। देखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम बता देंगे कि महात्मा गांधी जी का एक और जो बुक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी आपको जो पहला चैप्टर है वो उसको भी याद रखिएगा। और मार्टिन लूथर किंग जी का इस तो कोई बुक नहीं है, विलियम शेक्सपियर का भी बहुत सारे बुक है, अभी हम बता ही देते हैं। वो विलियम शेक्सपियर जो का बुक है वो क्या है, तो इसका है देखिए विलियम शेक्सपियर। अब ये कहाँ के लेखक है, तो ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, ये आपका है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो है ये आपका ये राइटर है। इसके बहुत सारे बुक है, जिसे आपको एक से बुक जो सबसे पहले जो बुक हो गया मान के चलिए, सबसे पहले 1 नंबर में बुक है आपका ओथेलो,
आपका ये ओथेलो हो गया, आपका मैकबेथ हो गया। ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा हो, ओथेलो, मैकबेथ, आपका जूलियस सीजर, आपका हैमलेट, आपका हो गया हैमलेट, एड मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये सब जो होता है बहुत सारे बुक है, तो उतना भी लिखा तो नहीं जा सकता। चलिए आगे बढ़ते ही आपका हो जाएगा। ये तो आप जान ही गए कि रोड्स टू फ्रीडम को ये ब्रेटन रसेल लिखे हो, तो कोई एक्स्ट्रा जानकारी तो वो भी आपको दे दिए। ये देखिए अगला प्रश्न है, हु रूट द पीस वाई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ये जो है आपका, ये भी आपका रचना है, ये भी आपको ये कौन लिखे हुए है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो का जो वाई एम नॉट अ क्रिश्चियन जो है, ये भी ब्रेटन रसेल का ही लिखा हुआ है। ब्रेटन रसेल लिखा है वो सिगानोया का जो कौन सा चैप्टर लिखे हुए, सिगानोया। अगर हम सिगानोया की बात करें, ये कौन से चैप्टर को लिखे, तो ये द आर्टिस्ट को लिखे हुए हैं, द आर्टिस्ट को, द आर्टिस्ट को सिगानोया इसको लिखे हुए हैं। और डोरोथी एल सायर्स ये लिखे हुए हैं हाउ फ्री इज द प्रेस को, हाउ फ्री इज द प्रेस को ये लिखे हुए हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस को। ये पर्लेस वक्त तो लिखे हुए इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर साइज को, इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर साइज को ये लिखे हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वी आर एबल टू गेट वेराइटीज़ ऑफ एन्जॉयमेंट ड्यू टू, यानी कि जो हम बहुत सारे जो इंजॉय करने का तरीका है, मौज मस्ती करने का तरीका है, वो किन की वजह से है। आवर इंटेलिजेंस, हमारे बुद्धिमत्ता के कारण से, बुद्धि के कारण से, और हमारे अमीरता के कारण से, या फिर और फिजिकल स्ट्रेंथ के कारण से, या फिर नो, तो हमारे बुद्धि के कारण ही, हमारे बुद्धि ही है जिसके कारण से हम बहुत प्रकार जो प्रक्रिया है, आविष्कार है, ये तो कोई आदमी ही किया होता है, यानी कि वो हम बहुत तरह से इंजॉय कर पाते हैं, ये हमारा बुद्धि का ही कमाल है। और ये सभी आपका लिया गया आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से। आगे बढ़ते कि सबसे इसका नाम बहुत बड़ा है, जो 5वां आपका चैप्टर, इसका बहुत बड़ा नाम है, लेने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए का नेक्स्ट क्वेश्चन के, बर्ड्स डाई टू हंगर इज लार्ज नंबर ड्यूरिंग, तो हम पहले बता चुके थे, ये विंटर सीजन में मरे हुए थे बहुत सारे पक्षियाँ। आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए कि ये क्या है, सिगानोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो सिगानोया थे वे कहाँ के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जो सिगानोया वे जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है, कहाँ के, जापानीज। और इसमें जो होता है एक बॉय का नाम होता है सिगानोया, जिसे आपका सिगा हो गया, और एक होगा इसमें सीबी जो सीबी होता है, जो क्या होता है, ये 12 ईयर ओल्ड यानी 12 साल का एक लड़का होता है। ये क्या होता है, ये 12 साल का लड़का होता है, जो कि कौन सी स्कूल में पढ़ता है, तो ये प्राइमरी, आपका ये प्राइमरी स्कूल में ये पढ़ता है। कौन पढ़ता है, तो ये सीबी पढ़ता है। उसे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, यानी बहुत साल से ये एक ही क्लास में है। देखते होंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जो पढ़ने का मन मजबूरी में पढ़ते होंगे, सिर्फ किसी कोई स्टूडेंट होता है जिसका इंटरेस्टिंग जो होता है पढ़ाई अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे को नहीं लगता है। तो इसमें सिगानोया में जब बात है, एक सीबी है जो कि 12 साल का एक जापानीज लड़का है, जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, और जो उनका घर है जो हार्वर्ड टाउन में, बहुत छोटा सा में, ऐसा शहर है कि कोई भी जाएगा तो एक समझ कर ले 1 घंटे में पूरा आपका शहर का चक्कर लगा के आ जाएगा, कुछ मिनटों में भी। तो ये है आपका पूरा स्टोरी है इसका। तो इसमें क्या होता है कि ये एक गॉड्स होता है, इसका इंटरेस्टिंग मन क्या लगता था कि इसमें आपका ये मन लगता था गॉड्स को पॉलिश करने में, यानी कि गॉड्स इसको बोलते थे, कद्दू को बोलते हैं, कद्दू को, इसको कद्दू पर नए डिजाइन बनाना, उसमें थोड़ा छेद कर देता था, उसमें चाय पत्ती का जो होता है, वो चाय होता है जो चाय पत्ती बच जाता है, उसमें डाल कर नया डिजाइन बनाता था। और इसमें इतना कला, जब वो डिजाइन को जब पूरे बहुत सारे एथिक्स के टीचर होते हैं, जब ये क्लास में चला जाता है और पॉलिश कर रहा होता है, जो पकड़ लेते हैं तो उसके घर वाले को बताते हैं, तो घर वाले बहुत बोलते हैं। तो बोलने के बाद ये काम जो उनको छोड़ना पड़ता है, बहुत सारे जब भी छोड़ना पड़ता है, तो उसके बाद वो क्या करने लगता है, तो उसके बाद वो पेंटिंग पीछे करने लगता है। क्या करने लगता है उसके बाद, जो सीबी होता है, सीबी वो उसको उसके बाद वो पेंटिंग पीछे करने लगता है, क्योंकि ये उनको तो ये कला था जो गॉड्स वाला तो छोड़ना पड़ जाता है ना, इसीलिए। अब आइए अगला प्रश्न पर, देखिए कि ये प्रश्न है, सीबी लिव्स इन अ डैश टाउन। हमने बताया था सीबी कौन से शहर में रहता था, सीबी हार्वर्ड टाउन में रहता था, हार्वर्ड टाउन में। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखिए अगला प्रश्न है, सीबीज फादर वर्कड इन अ डैश शॉप। सीबी के जो पिता थे वे कैसे शॉप पर काम करते थे, यानी कैसे दुकान पर वे काम करते थे। और सीबी के जो पिता होते हैं उनका जो दोस्त होता है, उनके बारे में भी इसमें बात किया गया। और मेन पात्र भी है, सीबी जो है आपका ये द आर्टिस्ट जो है वो आपका क्या है, तो वो आपका स्टोरी है, द आर्टिस्ट जो आपका स्टोरी है, इसमें मेन पात्र में है सीबी। इसके मेन पात्र में कौन है, इसके मेन पात्र में सीबी है, जो कि 12 साल का लड़का है। तो इसमें सीबी फादर जो है वो वर्क डीजर डैश शॉप, यानी सीबी के जो पिता है कौन से दुकान पर काम करते हुए, कारपेंटर यानी बढ़ई की दुकान होता है, उसमें ये काम करते हैं। कौन, सीबी के पिताजी जो है वो। और जब वे आते हैं अपने हैमर्स निकालते हैं, और जितना भी कद्दू बना होता है एक तरह से धड़ाधड़ तोड़ते चले जाते हैं सीबी के कद्दुओं का। आगे बढ़ते हैं। अब आइए, सिगानोया वाज अ ग्रेट डैश। सिगानोया एक महान क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, नोवेलिस्ट है, आपका ए और बी दोनों, यानी कि आपका शॉर्ट स्टोरी नोवेलिस्ट दोनों है, या फिर ड्रामेटिस्ट। सिगानोया क्या है, तो वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और नोवेलिस्ट दोनों है। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विच टीचर कॉट सीबी इन द डैश क्लासरूम, कौन से जो टीचर होते हैं वो सीबी को क्लासरूम में पकड़ते हैं और गॉड्स को पॉलिश करते हुए। तो वो क्या थे, साइंस के टीचर जी नहीं, सोशल साइंस के भी नहीं थे वे, मैथ्स के भी नहीं थे वे, इथिक्स के टीचर, इथिक्स के टीचर उसको पकड़ते हैं, किसको, सीबी को। आगे आइए अब आइए अगला प्रश्न है कि वाट वाज सीबी डूइंग विथ द गॉड्स व्हेन हिज टीचर कॉट हिम, यानी कि वे जब क्या करते पकड़ते, जब टीचर पकड़ते सीबी को तो उस समय जो सीबी था वो क्या कर रहा था, तो वो पॉलिशिंग कर रहा था, कॉर्ड्स को पॉलिश कर रहा था। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वो क्या होता है, जो बेंच के जो सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, वो जो बेंच के नीचे जो क्या होता है कद्दू को उस पर क्या नए तरीके से जो ब्लेड फ्लेट होता है उसमें काट करके उसको पॉलिश कर रहा होता है। और उसके बाद क्या होता है, क्या पॉलिश किसी खाने के लिए नहीं, खाने के लिए वो पॉलिश नहीं कर रहा होता है, वो अपने शौक ही था उसका शौक ही था कद्दू को कलेक्ट करना और उस पर नया नया डिजाइन बनाना, इसका वो शौक था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, खा किसी का भी शौक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है कि नानिवाबूशी इज अ डैश टाइप ऑफ डैश इन जापान, यानी जापान में जो नानिवाबूशी है तो ये क्या है, तो ये वहाँ के म्यूजिक है का म्यूजिक है। कोई अगर वो जो टीचर था एथिक्स का, वो जो आपका एथिक्स का जो टीचर था उसको कोई गाना अगर नानिवाबूशी जो गाना था ये गाने तो उतना बुरा नहीं लगता था जितना कि वो बच्चे का जो पॉलिश करना, जो कद्दू को पॉलिश करा तो वो बुरा लगा। यानी कि वो गाना कोई गा दे, अरे नानिवाबूशी को गाना होता, पता नहीं कैसे गाना होता है, ये जापान का गाना है, हमारे इंडिया का तो है नहीं, तो वो बहुत हमारे इंडिया का अच्छा सा गाना है, उसको बहुत बेकार गाना होता होगा, कोई गा देता तो वो टीचर को उतना बहुत पसंद आता था, उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उतना मारता भी नहीं जितना कि वो पॉलिश करते कद्दू को पॉलिश करते हुए देखकर पिटा। सोचिए इथिक्स का टीचर जो समझाता है कि वो हमें कैसे चलना चाहिए, हमें किस तरह से रहना चाहिए, किससे क्या बात करना चाहिए, हमें व्यवहार कैसे रहना चाहिए, उसके में ये काम करेगा। तो वो अगर कोर्स को पॉलिश करा तो वो अनडिसिप्लिन कर रहा था, उसको पिटाई तो लगना ही चाहिए। तो क्या करता है कि वो बहुत बोलवो करता है और जाता है, उसके माता जी को बोलता है, उसके माता जी उसके पिताजी को बोलते हैं सीबी को, उसके पिताजी आते हैं हैमा निकालते हैं, वो बढ़िया सीबी को धुलाई चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका द आर्टिस्ट इज द आर्टिस्ट जो है वह क्या है, तो एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी कहानी है। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्या कह रहा है कि द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाय, द आर्टिस्ट को कौन लिखे, द आर्टिस्ट को शिगानोया इसको लिखे हुए हैं। देखिए ये सब सवाल है जो पूछे जाते हैं, फटाफट से चलिए इसको समाप्त करते हैं। सीबी टुक टू डैश आफ्टर गोइंग अप कलेक्टिंग गॉड्स। सीबी जो होता है वो जब कद्दू को पॉलिश कर रहा होता है, जो उसको छोड़ने के बाद उसके बाद क्या करने लगता है, तो वह जो कद्दू को छोड़ देता है पॉलिश करना, उसके बाद वो पेंटिंग पिक्चर करना था, यानी जो पिक्चर होता है उसको पेंट करने लगता है। वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा क्योंकि वह नहीं कर पाता, क्योंकि वो पहले जो था, पहले वो गॉड्स पॉलिश करता था बहुत अच्छा, लास्ट में सब बहुत ज़्यादा ईयर्स में बिकता है, वो कुछ ही में खरीदता होता है लेकिन बहुत ज़्यादा में उससे दुगना तिगना दाम में उसको बिकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज ए डैश चाइल्ड इज बोर्न, यानी कैसा जो चाइल्ड इज बोर्न है वो कैसा प्रोज पीस है, तो वो स्टोरी है, वो क्या है, नहीं ये चाइल्ड इज बोर्न की बात हो रही है, द आर्टिस्ट तो नहीं है, ये आपका चाइल्ड इज बोर्न है, इसको जर्मन ग्रीड जी लिखे होते हैं। ये आपका कौन लिखे होते हैं, आपका जर्मन ग्रीड जी इसको लिखे होते हैं। और चाइल्ड इज बोर्न की जो महिला एक लेखिका है, तो ये चाइल्ड इज बोर्न है वो क्या है, तो वो एक प्रकार ऐसे है, कैसा ऐसे है, सोशल ऐसे है। और जो ब्रेटन एसल वाला था वो आपका साइंटिफिक ऐसे था, साइंटिफिक। तो ये भी आप समझ गए। तो एक आपका जर्मन ग्रीड जो है इसको लिखे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इसमें बताया जाता है कि बच्चे के बारे में, जब भी चिल्ड्रन का जब बच्चे का जो जन्म होता है उसके बाद जो पूरे फैमिली होता है उसके बाद क्या क्या होता है, जैसे आपका 7 दिन होता है, 7 दिन पर नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है, वहाँ पे नामकरण होता है और बहुत सारे जो प्रथाएँ होते हैं वो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वर्क ऑफ जर्मन ग्रीड, यानी जो जर्मन ग्रीड जी का इनमें से कौन सा काम है जो कि जर्मन ग्रीड जी का है। मैरिज एंड मॉरल, क्या यह हो जाएगा या फिर नहीं, इसमें द फेमल इनर जिसका हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये तो मनोहर माल गोनकर जी का है। ये किसका है, मनोहर माल गोनकर जी का ये रचना का है। देखिए अब बेन इन गंगेज, द फीमेल इनच हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किसका, ये आपका जर्मन ग्रीड जी का है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखिए कि क्या है आगे आइए। ये है आपका कि इन सोसाइटी चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर, कैसे सोसाइटी में जो चाइल्ड बर्थ होता है, जो बच्चे का जन्म होता है वो पूरे फैमिली अफेयर होता है। तो वो टेक्नोक्रिएट, पारंपरिक समाजों में जो बच्चे का जो जन्म होता है वो पूरे परिवार उसको मनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, पूरे एकदम धूमधाम की तरह रहता है। तो वो कहाँ पे, वो ट्रेडिशनल सोसाइटी होगा, सी वाला ऑप्शन, ये नहीं होगा आपका, सॉरी आपका ये नहीं होगा, आपका ट्रेडिशनल सोसाइटी हो जाएगा, ट्रेडिशनल, ये आपका हो जाएगा, लिख दे रहा है ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशन बिटवीन मदर्स एंड
चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द बिटवीन, यानी कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जो क्या होता है कि जो रिलेशन होता है, यानी कि जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो जो जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जो बच्चे और माँ का जो रिलेशन होता है वो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन से बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, यानी कि तो क्या हो जाता है वो किसके, या जो बच्चे और माँ का जो रिश्ता होता है वो किसके रिश्ते से खास हो जाता है, वो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, यानी बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज अ कंटेंट ओनली बाय, यानी कि जो कि एडिटोरियल पॉलिसी होता है वो कितने लोग उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसको 2 लोग कंट्रोल करते हैं। एक आपका होता है जो प्रेस का जो न्यूज़पेपर जो होता है उसका मालिक होता है, और एक होता है जो उसमें एडवर्टाइजमेंट देता है जो उसको अब बनाता है, जैसे उसका पिक्चर दिया उससे कुछ कुछ खबरें जो 12 छोटे टेक्स्ट टाइप ऑफ किया, वो अपना 2 तरफ से जो लोग होते हैं जो कि न्यूज़पेपर को नियंत्रण पूरी अच्छे तरीके से उसको नियंत्रण करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। आइए अगला प्रश्न है लोमो वांटेड टू, अब कहाँ से आ गया, ये आपका मैरिज प्रपोजल से, जिसके बारे में हम पहले भी आपको बताए हुए थे। मैरिज जिसमें लोमो नटालिया चुम्बकोव ये सब होते हैं कि मैरिज प्रपोजल जो क्या है, ये मान के चलिए इसको हम, ये ड्रामा है, ये है आपका क्या है, ये आपका ड्रामा है, जिसमें कौन कौन से पात्र कौन कौन सा होता है। सबसे पहले होता है आपका लोमो, लोमो होता है, लोमो होता है आपका, ये नटालिया होता है, लोमो नटालिया होता है आपका, ये चुबोकू होता है, चुबोकू चुबोकू होता है, जो कि देखिए चुबोको और जो लोमो होता है वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और जो नटालिया होता है, नटालिया इसे लोमो को नटालिया से प्यार हो गया था, यानी कि जो लोमो होता है वो नटालिया से शादी करना चाहता है। जो नटालिया होती है वो चुबोको की बेटी होती है, जिसको हम अच्छे तरीके से समझाते हैं, आपको उतना अच्छा तरह समझ में नहीं आया। देखिए ये आपका लोमो हो गया, ये आपका लोमो हो गया, और ये आपका चुबोको हो गया, और ये है आपका नटालिया। अब समझ में आ रही है। देखिए लोमो जो है, देखिए जो चुबोको भी है इसकी बेटी है, क्या है, चुबोको की बेटी है नटालिया, ये आपका चुम्बकों की बेटी नटालिया है। और जो चुम्बकों का दोस्त है, यानी कि जो दोस्त है वो आपका लोमो है। ये जो चुम्बकों का दोस्त है लोमो है, ये दोनों दोस्त है, और चुम्बकों की बेटी नटालिया है। और जो लोमो का जो होता है वो इससे प्यार हो जाता है, किससे, ये प्यार हो जाता है किससे, नटालिया से, यानी से। और ये क्या होता है कि ये शादी करना चाहता है, शादी करना चाहता है, और बाद में इनकी शादी हो भी जाती है। पहले बहुत लड़ाई होती है, अभी समझ चुके होंगे कि ये पूरा मामला जो है आपको अच्छे तरह समझा चुके होंगे। और लोमो वांटेड, लोमो क्या चाहता था, तो वो किल नटालिया, नटालिया को मारना चाहता था, मैरी नटालिया, या फिर नटालिया से शादी करना चाहता है, चीट नटालिया, नटालिया को ठगना चाहता था, इन दोनों बीच। तो वे नटालिया से क्या करना चाहता था, नटालिया से मैरी करना चाहता था, नटालिया से वो शादी करना चाहता था। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए पढ़ेगा तो इतना, इसमें भी बहुत ज़्यादा हंसी लगेगा आपको, बहुत मजा आएगा। और ये देखिए आपका अगला प्रश्न, नटालिया एंड डैश आर क्यूरेल फॉर ऑक्समेरोज, नटालिया और किसके बीच क्यूरेलिंग झगड़ा होता है ऑक्समेरोज के लिए, तो नटालिया और लोमो के बीच झगड़ा होता है। और चुबोको होता है ये 20 में क्या था, वो पिछड़ा होता है, ये बुढ़ा हो चुका होता है, यानी कि वो कुछ बड़ा होता है और लोमो से। और जो इसमें क्या होता है, लोमो जो कितने साल का है, लोमो 35 साल का होता है, और जो नटालिया होता है वो 25 साल का होता है। यानी देख सकते हैं क्या जोड़ी है भाई, 35 साल का ये कौन है, 35 साल का ये लोमो है, 35 साल का लोमो है, 25 साल का कौन है, नटालिया है, 25 साल का नटालिया हो जाएगा। और दोनों के पास एक एक कुत्ता होता है। लोमो के कुत्ता का नाम क्या होता है, लोमो के कुत्ता का नाम होता है गेस, लोमो कुत्ता का नाम गेस, और नटालिया कुत्ता का नाम होता है लीप। ये जो सवाल है जो कुत्ते का नाम जो बहुत बार पूछा गया हुआ है, पूरा आपको एक्सप्लेन करते चले ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ये देखिए अगला प्रश्न, जॉन कीट्स वाज एन डैश पोएट, जॉन कीट्स कैसे कवि है, तो वो कैसे कवि है, तो वो रोमांटिक सीजन के कवि है। जॉन कीट्स जो कि लिखे होते हैं और टू ऑटम को, और टू ऑटम को जो लिखे होते हैं वही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कि वेयर वाज जॉन कीट्स बोर्न, जॉन कीट्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो लंदन में होता है, मूनफील्ड लंदन में हुआ होता है, मूनफील्ड लंदन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जॉन कीट्स वही जॉन कीट्स के बारे में बात होता है जो कि ऑटो ऑटम को लिखे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये आपका अगला प्रश्न है कि विच इज़ द नेशन बर्थ ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में जो बर्थ होता है वो क्या होता है, वो रोबिन होता है। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हमने जो अपना जितना प्रश्न पढ़ा था पूरे आपको प्रोज का प्रोज और पूरा पोएट्री को हमने समाप्त कर दिया, पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिया, पूरा आपको एक्सप्लेन करते हुए चलिए वैसे पूरा आपको बुक जो है वो समझ में आ चुका होगा। तो आज का आपका क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। लाइक नहीं किए होंगे तो एक बार लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और जो भी नए स्टूडेंट होंगे वही चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।